बी स्टडिंग आदिवासी स्ट्रगल्स। सो जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, ये जो है आपके सोशल ग्रुप्स हैं विच आर ड्यूली रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सिमिलरली जो आपके जन होते हैं या फिर ट्राइब्स होते हैं, दे आर बेसिकली बिलीव्ड टू बी द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, जिनका एक डिस्टिंक्टिव हैबिटेट है। डिस्टिंक्टिव मतलब कि डिफरेंट, अलग। इन लोगों का एक बहुत अलग हैबिटेट है। हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर दे लिव। कहाँ इनका हैबिटेट है? इनका हैबिटेट है हिल और फॉरेस्ट में। ठीक है। और ये हैबिटेट इनकी शेप करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एट्रीब्यूट्स को शेप करता है। ठीक है। किनकी? इन ट्राइब्स की। अभी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे हैव हैड लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद द हिंदू सोसाइटी एंड कल्चर, मेकिंग द बाउंड्रीज बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट क्वाइट पोरस। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता, बिकॉज दे हैव बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू सोसाइटी एंड कल्चर, दे हैव बीन एक्सपोज टू दैम। सो द बेसिक आइडिया यू नीड टू take from this paragraph is that who are Jan and tribes and what is basically determining their economic, social and political attributes. The next para we see कि in the case of आदिवासीज, ये जो movement रहा है of population from one area to another, it complicates the picture. ठीक है। क्योंकि आदिवासीज वगैरह ये क्या करते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करती है तो ये इस पिक्चर को कॉम्प्लिकेट करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो आज का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यू नो द 7 सिस्टर्स। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा आप पूरे इंडिया में आप कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं मिलेगा विच इज़ एक्सक्लूसिवली इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल पीपल। ठीक है। आपको सिर्फ कुछ ऐसे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है हमारा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बहुत ही रफली स्केच कर रही हूँ। तो ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है। इस रीजन को छोड़कर कोई भी एक ऐसा एरिया आपको कंट्री में नहीं मिलेगा विच इज़ एक्सक्लूसिवली इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन। यू कैन जस्ट फाइंड सम स्पॉट्स कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो है ना ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन है, बट एक एक्सक्लूसिवली एरिया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या होता है, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं मतलब कि जो ट्राइबल्स नहीं हैं, वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में मूव करते हैं। जो सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पर जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे सेटल होते हैं। कब? मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। वेयर एज जो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे वो आपके कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से वो ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू द प्लांटेशंस, टू द माइंस, टू द फैक्ट्रीज एंड बेसिकली टू द प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अब वो एरियाज जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे जो इनका इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हैं वो इतना वर्स है, इट इज़ मच वर्स देन दोज ऑफ द नॉन ट्राइबल्स। मतलब जो नॉन ट्राइबल्स है, जो ट्राइबल्स नहीं है, उनसे भी ज़्यादा बेकार कंडीशंस है ट्राइबल पॉपुलेशन की। ठीक है। जिन एरियाज़ में बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका जो इकोनॉमिक और इनका जो सोशल कंडीशंस होंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वर्स देन दोज ऑफ द नॉन ट्राइबल्स। तो ये आपका वर्स रहेगा। इसके अलावा ये जो इनकी इम्पावरिश्ड और एक्सप्लॉइटेड सर्कमस्टेंसेस में आदिवासीज रह रहे हैं, इसको आप हिस्टोरिकली ट्रेस कर सकते हो जब कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेलरेटेड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड दिस सेम थिंग इज़ बीइंग कंटिन्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो लेट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कब हम बात कर रहे हैं? लेट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड से। ठीक है। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल फॉरेस्ट है इंडिया में, तो उसका मोस्ट ऑफ द ट्रैक्ट्स उन्होंने रिज़र्व कर लिया था फॉर देयर ओन यूज़। खुद के यूज़ के लिए उन्होंने रिज़र्व कर लिया था। यहाँ पे इसके साथ साथ जो राइट्स होते हैं आदिवासीज़ के टू गैदर द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, बिकॉज वो देखो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही अपना लाइवलीहुड उनका डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो ये जो उनका बहुत लंबे टाइम से जो इनका राइट था टू यूज़ द फॉरेस्ट फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस या फिर फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उन्होंने ये राइट्स उनसे छीन लिए थे।
ठीक है। अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था फ्रॉम दी आदिवासीज, ताकि वो जो अपना टिम्बर प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ कर सके। इसी के साथ साथ जो मेन स्टे होता था ऑफ द लाइवलीहुड्स दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम आदिवासीज, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी वो और ज़्यादा पुअर हो गई थी और इनसिक्योर हो गई थी, ठीक है। तो ये जो डिनाइड एक्सेस था टू फॉरेस्ट, मतलब उन्हें फॉरेस्ट यूज़ करने के लिए मना किया जाता था, ठीक है। वहाँ की लैंड को कल्टीवेशन यूज़ करने के लिए भी मना कर दिया जाता था। तो इसकी वजह से जो आदिवासीज़ होते थे वो या तो फॉरेस्ट को इलीगली यूज़ करते थे, और इलीगली यूज़ करने की वजह से उनको हरास किया जाता था, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था एज एनक्रोचर्स, एज थीव्स, या फिर वो जो है माइग्रेट करते थे इन सर्च ऑफ वेज लेबर। सो दिस इज़ अगेन वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेक इन माइंड कि बिकॉज ऑफ दिस डिनाइड एक्सेस टू फॉरेस्ट and a land for cultivation, they used to use the forest either illegally or migrate in search of wage labor. So in short, from this paragraph we see how the colonial British government basically used to reserve the majority of the forest tract for its own use, used to take away the rights of Adivasis which they had been exercising for a very long time to use the products of the forest and for shifting cultivation, and they used to basically protect the forest for maximizing timber production. Their livelihood was taken away from them, and which basically led the lives of the Adivasis more poorer and more insecure. Now, after the independence of India in 1947, the government's monopoly over the forests continued. तो यहाँ पे जो पॉलिसी होती है ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की, दैट वाज बेसिकली अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 में जब आज़ादी मिल जाती है, तो ये जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, वो कंटिन्यू रखते हैं। गवर्नमेंट जो है एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, जिसके थ्रू दे यूज़ टू रिक्वायर द मिनरल रिसोर्सेज। जैसे कि अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको मिनरल्स चाहिए होंगे फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को गवर्नमेंट को ये मिनरल रिसोर्सेज चाहिए होती थी और पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ चाहिए होती थी, और ये दोनों चीज़ें उन्हें कहाँ मिलती थी, ये चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड थी आदिवासी एरियाज़ में। अब आदिवासी लैंड्स जो थे वो रैपिडली एक्वायर किए जा रहे थे फॉर द माइनिंग एंड फॉर द डैम प्रोजेक्ट्स, एंड इसी के साथ साथ ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ आदिवासीज दे वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, and these policies were also a form of internal colonialism, subjugating Adivasis and alienating the resources upon which they depended. Of course यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी थी तो इसको एज अ इंटरनल कोलोनियलिज्म लिखा गया था, क्योंकि आप जो है मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसके साथ साथ आप पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ को आपको चाहिए जो कि आपका जो है आदिवासी एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे आदिवासी की लाइफ को आप सब्जुगेट कर रहे हो, वो उन्हें जो रिसोर्सेज चाहिए आप उन्हें भी उनसे छीन ले रहे हो। दे आर बेसिकली डिपेंडेंट, उनका सर्वाइवल, उनका लाइवलीहुड उन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, और जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली कंटिन्यू रहती है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि सरदार सरोवर डैम जो कि आपका रिवर नर्मदा में है वेस्टर्न इंडिया में, और पोलावरम डैम जो कि आपका रिवर गोदावरी पे है आंध्र प्रदेश में, इसने थाउजेंड्स ऑफ आदिवासीज़ को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। और ये जो प्रोसेस है इट इज़ कंटिन्यूइंग टू प्रिवेल एंड इट हैज़ बिकम इवन मोर पावरफुल सिंस द 1990s, क्योंकि 1990s में हमने देखा था कि आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। तो अब इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से इट बिकेम ईजी फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कॉर्पोरेट फर्म्स टू एक्वायर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय डिस्प्लेसिंग आदिवासीज़। अब जैसे जो टर्म दलित है, ऐसे ही जो टर्म आदिवासीज़ है वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस और असर्शन ऑफ राइट्स को कनोट करता है। लिटरल जो इसका मीनिंग है दैट इज़ ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, और ये टर्म आपका 1930s में कॉइन किया गया था एज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल विच वॉज अगेंस्ट द इंट्रूजन बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द आउटसाइड सेटलर्स एंड द मनी लेंडर्स। अब आदिवासी being the Adivasi and they're sharing the experiences of the loss of forest, alienation of land, repeated displacement since independence in the name of development projects और ये सारी चीज़ें।
In spite of the heavy odds against them and in the face of their marginalization, many tribal groups have been waging struggles against outsiders called Dikus. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है बोर्ड एग्जाम में, सो यू नीड टू क्लियर कि ये स्ट्रगल अगेंस्ट आउटसाइडर्स क्या है. आउटसाइडर्स यहाँ पे दिकूज वो रेफ़र करते हैं दिकूज को एज आउटसाइडर्स, ठीक है. तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रही है इन आदिवासी मूवमेंट्स की वो है अटेनमेंट ऑफ स्टेटहुड फॉर झारखंड एंड छत्तीसगढ़, जो कि ओरिजिनली पार्ट थे बिहार और मध्य प्रदेश का. एंड in this respect, Adivasis and their struggle are different from the Dalit struggle. Q because unlike Dalits, Adivasis were concentrated in contiguous areas and could demand states of their own. तो ऐसे जो है दलित्स और आदिवासीज़ को सेपरेट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि दलित का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है बट आदिवासीज़ का एक कंटिग्यूस एरिया है. तो बेसिकली दे कैन डिमांड अपना खुद का स्टेट, ठीक है. लेकिन दलित्स जो है वो स्कैटर्ड है तो दे आर नॉट एबल टू डिमांड एनी स्टेट. और आदिवासी मूवमेंट्स का एक बेसिकली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा है स्टेटहुड पाना. बिहार से झारखंड को कार्व आउट किया था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कार्व आउट किया था. सो दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट ऑफ योर चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन.